प्रिय छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है द सिविक्स रूम में। मैं हूं आपका शिक्षक लोकेश शर्मा, जो आपको नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी की कक्षा 11 की फिलहाल संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार नामक पुस्तक का अध्ययन करा रहा हूं। और इस क्रम में अभी तक हमारे चैनल पर 20 से अधिक वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 1 और 2 पूरा हो चुका है और चैप्टर 3 की ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें हम चैप्टर 3 को पूरी तरीके से कवर कर चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। हम पिछली वीडियो में देख रहे थे कि हमने निर्वाचन या जिसे बोलते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व, उस पर चर्चा की थी, जिसके तहत हमने कई चीज़ों को देखा था। हमने आरक्षण को देखा था, हमने ये देखिए आरक्षण को देखा था। उससे पहले हमने ये देखा था कि चुनाव प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं, अर्थात निर्वाचन के तरीके दो प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हमने इन दो को बहुत ब्रीफ में देख चुके हैं। यदि आपको इसकी जानकारी अभी नहीं है, दोनों टेक्निकल चीज़ हैं। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर पुरानी वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हम जब चुनाव पढ़ते हैं या निर्वाचन और रिप्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, और जब देश के भीतर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव है या राज्यसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, या जिसे हम सांसदीय के चुनाव बोलते हैं, इसको विधायकी के चुनाव बोलते हैं, या हम प्रधानी के इलेक्शन, पंचायती राज के चुनाव बोलते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये सारे चुनाव कैसे होते हैं। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है कि वह पता हो कि इसको करने वाला कौन है, इसको कराने वाला कौन है। और यह चुनाव ज़रूरी हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर चीज़ में धांधली होती है, करप्शन होता है, तो क्या ऐसा है कि कोई एक चुनाव है और सत्तासीन पार्टी है और हर चीज़ सरकार के अंडर में होती है? आपने वोट देकर घर चले आए और घर जाने के बाद मशीन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब सरकार के अंडर में ही है। तो क्या सरकार उसको बदलवा सकती है? सरकार अपने फेवर में रिजल्ट दिलवा सकती है? क्या वह खुद को ही जिता सकती है अगले चुनाव के लिए भी? ये सब कुछ मन में सवाल आता होगा ना, कि एक बार मशीन या बैलेट जो भी सरकार के अंडर में आ जाता है, अब क्या होगा? तब यह जो हमारे भीतर एक ऊहापोह है, इसका जवाब देता है ये टॉपिक। कहता है कि एक डेमोक्रेसी या एक लोकतंत्र तभी सरवाइव कर सकता है जब उसके भीतर समय समय पर चुनाव हो। ठीक है, चुनाव हो, और वो भी कैसे चुनाव हो? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी भी दबाव के बिना हो। ना सत्तासीन पार्टी हो, ना कोई बाहुबली हो, ना कोई गुंडा हो, ना कोई और चीज़ हो, ना कोई विदेशी ताकत हो। हर एक प्रकार के दबाव से स्वतंत्र हो वह चुनाव, निष्पक्ष हो, पक्षपाती ना हो। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव होते हैं राजा को चुनने के लिए या शासक को चुनने के लिए। राजा शब्द सही नहीं है, शासक को चुनने के लिए। और लोकतंत्र में शासक कौन होता है? खुद जनता। और जनता चुनती है किसको? अपने भीतर ही किसी ऐसी संस्था को या कैसे व्यक्तियों के समूह को जो उस पर शासन करेंगे। किसके हित में? जनता के हित में। अब जो शासक हैं, यदि वे जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता उनको हटा के किसी और को जिता सकती है, शासक बना, क्योंकि अंतिम शक्ति लोकतंत्र में किसके हाथों में है? जनता के। तब ऐसे में जब जनता चुन रही है अपने शासक को, तो उस चुनाव की प्रक्रिया में
चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई धांधली तो नहीं है, यह चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष है, तब हम देखते हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया करा कौन रहा है। ठीक, तब एक नया आयोग सामने आता है और उसका नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हुई कौन कराएगा, वह संस्था कौन सी होगी, तो उन्होंने कई देशों के संविधानों से इस बात को सुनिश्चित किया कि वहाँ कैसे चुनाव होते हैं, वहाँ कैसे होते हैं। तब उन्होंने एक बात सीखी कि निर्वाचन आयोग एक नया बनाया जाए और इसको इसको हर प्रकार के दबावों से मुक्त किया जाए, क्योंकि निर्वाचन आयोग में कौन होगा, होंगे तो व्यक्ति ही, तो कहीं ऐसा ना हो कि वे उन व्यक्तियों पर किसी प्रकार का दबाव हो, वे व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़े हुए हों। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग कौन बनेगा, निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, इन सब की बातें संविधान में ही लिखी गई हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो फिलहाल आपने बात समझ ली, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना क्यों जरूरी है, ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। और जब यही स्वतंत्र नहीं रहेगी प्रक्रिया, निष्पक्ष नहीं रहेगी, तब जनता को यकीन ही नहीं रहेगा इस प्रक्रिया में। तो जो शासक बना है, क्या उसका विश्वास जनता का विश्वास उसमें रहेगा, नहीं रहेगा। तब जनता क्रांति करेगी, आंदोलन करेगी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ। ऐसे में चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष, ताकि जनता का विश्वास बना रहे शासक में भी और उस प्रक्रिया में भी। क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। हम निर्वाचन आयोग को अभी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसमें ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह क्या होता है? सार्वभौमिक होता है यूनिवर्सल, अंग्रेजी में बोलते हैं, जो सभी को हो, कोई भी छूटे ना, सभी को, सभी, हर कंडीशन में। वयस्क बोलते हैं एडल्ट, एक खास उम्र निर्धारित कर दी जाती है कि इस उम्र से ऊपर के लोग वयस्क होते हैं। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, राइट। क्योंकि लोकतंत्र फिलहाल कैसे काम करता है, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है कि ये जनता है और जनता अब अपने बारे में खुद डिसीजन लेगी, खुद ही कानूनों को लागू करेगी और खुद ही न्याय करेगी। लोकतंत्र यही तो कहता है। ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें जनता खुद करती है। और जो देश जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, अब वहाँ इतनी संख्या है कि जनता एक साथ बैठ के डिसीजंस नहीं ले सकती। तो जनता क्या करती है, अपने अपने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुन लेती है, ठीक है, इनको वोट दे के चुन लेती है, और ये लोग अब जनता के बारे में डिसीजन लेंगे। इनकी संख्या कम भी होती है, सामान्यतः आपसी राय बन भी जाती है। समझ में आया? ये जो चुनाव वाली तरीका होता है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, वोट डालना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वोट डाला ही नहीं जाता है, हम खुद डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमको अपना शासक चुनना होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपना शासक चुनना। और शासक चुनने में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, अपना वोट देना, अपनी राय देना, मत देना। मत बोलते हैं राय, कि मेरी राय में यह व्यक्ति अच्छा है, कि मेरी राय में ए नामक व्यक्ति अच्छा है, अगला व्यक्ति मेरी राय में बी नामक व्यक्ति अच्छा है। और जिसकी राय जिस व्यक्ति पर लोगों की ज़्यादा राय है, ज़्यादा यकीन है, वो व्यक्ति जीत जाता है, बस। ठीक। अब ये जो राय देने का अधिकार है कि मेरी राय है ये, तो राय हर व्यक्ति नहीं देता है। ये जो राय है ना, शासक चुनने का अधिकार, जब हम बात करते हैं यूनान की, पुराने समय की, प्राचीन समय में, तो ये राय देने का अधिकार हर किसी के पास नहीं था। ये चुनिंदा लोगों के पास था, अमीर लोगों के पास था, या फिर जो टैक्स देते थे। महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं थी, फीमेल्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था ये। बाद में क्या हुआ कि जब डेमोक्रेसी और आगे फली फूली, तब ये जो अमीर हैं और टैक्स वाले हैं, इनसे आगे बढ़कर भी ये जो मत देने का अधिकार है, ये अन्य लोगों तक पहुंचा। ठीक।
उसके बाद कई एक आंदोलन हुए, नारीवादी आंदोलन हुए, उन्होंने अपने लिए मताधिकार की मांग की कि हमें ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि नीतियां हमारे लिए ही प्रभावित करती हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तब जाके आगे आकर कई एक देशों ने धीरे धीरे कर कर महिलाओं को ही मताधिकार देना शुरू किया। ठीक, ऐसा कोई देश जहां हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हाइट कैसी भी हो, कैसा भी हो, अगर वह नागरिक है तो वह वोट देगा। लेकिन एक उम्र के बाद, मान के चलो 18 साल, तो 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति, 18+ व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, वह हर व्यक्ति, वह चाहे किसी भी जाति धर्म लिंग से आता हो, वह वोट देगा। तो इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक, सभी लोग। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, आपको लोकतंत्र में पार्टिसिपेट होने का अधिकार है। ठीक है, यह होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ऐसे में जिन देशों में सार्वभौमिक होते हैं, इसका मतलब वहाँ 18 साल, या जिस देश की अपनी अलग अलग उम्र है, कहीं 16 साल है, कहीं 17 है, कहीं 18 है, कहीं भारत में 21 साल थी, बाद में घटाकर 18 साल कर दी गई है। तो ये आपको समझ में आया होगा। लिखा है, देखो लिखा भी है इसमें, बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला, लेकिन भारतीय संविधान में क्या हुआ, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, जैसे ही पहले चुनाव हुए, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम पहले दिन से हर वयस्क को, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान करते हैं या प्रदान करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? इसका मतलब क्या हुआ, आप शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कुछ भी हों, आपके पास वोट देने का अधिकार है। अब कई लोग इस बात पर उंगली भी उठाते हैं, कहते हैं कि जो अनपढ़ है, जो गरीब है, जिसको देश से मतलब ही नहीं है, उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया है, जिनको वोट की कीमत नहीं पता। ठीक, तो यह तर्क अपने आप में गलत है। कारण क्या है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको अपना हित तो पता ही है। यदि कोई गरीब है या मान के चलो अनपढ़ व्यक्ति है, उसको ये तो पता है कि उसके यहाँ पानी पीने वाला नल नहीं लगा हुआ है, उसकी गली में लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसकी सड़क टूटी हुई है, ये तो बात वो जानता है, इतना विवेकशील तो है। और अगर उसे वोट देने का अधिकार होगा तो वह उसको वोट देगा जो उसके विकास कार्य कराएगा। उसे विकास में जीडीपी जैसी चीज़ें भले ही ना पता हो, उसे उसे एमएसपी भले ही ना पता हो, उसे राजकोषीय घाटे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको उतना तो पता है उसकी गली में हेडपंप खराब है कि नहीं। तो जब वोट की बार आएगी तो वह अपने गली के हेडपंप के आधार वोट दे सकता है। तो ऐसे में चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जनप्रतिनिधि चुनने का हक हर व्यक्ति को होना चाहिए। जिन देशों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाद में किया, भारत ने पहले दिन से किया। तो यह होता है सार्वभौमिक मताधिकार। और चुनाव लड़ने का अधिकार, पहली बात तो यह है कि वोट देने का अधिकार जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने का अधिकार। लिखा है, जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। यह पूरी जनता है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब इनमें से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं राजा बन सकता हूँ, मैं शासक बन सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जनता की सारी बातें समझ में आती हैं, मुझे राजनीति करने का शौक है। मतलब जो लोकतंत्र कहता है ओके, चुनाव लड़िए, जनता से मत हासिल कीजिए और जीतिए। यह वैसा नहीं है कि आपने ध्यान होगा कि पहले चाहे शिक्षा मामला हो चाहे कुछ भी हो, आपने महाभारत में एक नाम सुना होगा कर्ण का। कर्ण योग्य हैं, धनुर्धर हैं, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक खास जाति से आते हैं, इसलिए उनका विरोध होता है हर जगह कि ये कैसा राजा है। तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। उनके मित्र दुर्योधन ने उनको अंग राज्य का या अंग देश का राजा बनाया। ऐसे ही कई एक केस आते हैं। जब हम बात करते हैं एकलव्य की, एकलव्य की, तो एकलव्य एक ऐसी जाति से आता था जिसको उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, योग्य बहुत था वह। तो ऐसे में गुरु जी के पास जाता है, द्रोणाचार्य जी के पास, कि हमको भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी जाति निम्न है, हम आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, हम सिर्फ अर्जुन को सिखाएंगे, या क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सिखाएंगे, या सिर्फ क्षत्रियों को सिखाएंगे।
आपको नहीं सिखाएंगे। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में राजा कोई भी बन सकता है, शासक कोई भी बन सकता है, हर व्यक्ति को प्रतिनिधि बनने का अधिकार है, और यही होता है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो चुनाव, ये जो ने पूरी प्रक्रिया देखा है, तो उसके मूलभूत नियम क्या है? वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। यह है, अगर सबके पास है तो इसका मतलब उस देश में लोकतंत्र है। देखा है कि हर पद के लिए एक उम्र की या एक कई चीज़ों की एक अर्हता होती है। हर एक पद के लिए एक योग्य है। मान के चलो एक व्यक्ति पागल है, दिमाग से मानसिक रूप से असंतुलित है, और उस व्यक्ति का मन कर रहा है मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो वो नहीं लड़ सकता। अब वह व्यक्ति शासक बनने के योग्य नहीं है। डॉक्टरी जो उसकी चिकित्सीय स्थिति ऐसी नहीं है, मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है उसकी, ठीक है। तो जैसे विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल, कम से कम 25 वर्ष का तो होना चाहिए। ये नहीं 12 साल का लड़का कोई प्रधानमंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, और वो डिसीजंस आवेग में आके ले रहा है। 25 साल का व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, तो ये एक खास उम्र रखी गई है। राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। ये है कुछ लिखा है। जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी नहीं, जेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसकी संपत्ति, आय, उसकी शिक्षा, शिक्षित हो या नहीं हो, अगर प्रतिनिधि है, जनता उसको अपना प्रतिनिधि मानती है, तो फिर इट्स ओके, वह चुनाव लड़ सकता है। कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, लिंग का हो, तो ऐसे में सभी नागरिकों के लिए ये रास्ते, ये पद के लिए जो ये जो पद है वो हर किसी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। यह था आपका जो 2 टॉपिक ऊपर थे उसका एक सारांश था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल भी आता है, प्रश्न भी आता है, इससे अतिलघु प्रश्न भी आते हैं, वेरी शॉर्ट। इसमें शॉर्ट प्रश्न भी मिलेंगे आपको जो कि 6 अंकों के होते हैं, और उसके बाद अच्छा 5 अंकों के होते हैं, उसके बाद आपको थोड़े से एक दीर्घ होंगे जो कि 6 अंकों के होते हैं, और दूसरे दीर्घ होंगे जो कि 8 अंकों के होते हैं। ये तीनों सवाल, चारों सवाल इससे मिलते हैं। तो बात यह है कि देश में होने हैं चुनाव। कंडीशन देखिए आप, देश में चुनाव होने हैं किसके? प्रधानमंत्री, या मान के चलिए लोकसभा के, लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। सामान्यतः लोकसभा में जो पार्टी जीत जाती है सरकार भी उसी की बनती है। यह संसदीय प्रणाली होती है, ये हम आगे देखेंगे। अब प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली पद है। अब चुनाव होने हैं, क्या वह अपनी उस पावर का या शक्ति का प्रयोग चुनाव पर नहीं कर सकता? कल को चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको धमकी दे दे कि ऐसा है, हम, अगर आप हमें ही चुनाव दोबारा जिता दो। मान के चलिए एक पार्टी है जिसका नाम है केजीपी, पता नहीं क्या नाम होगा, केजीपी शॉर्ट फॉर्म है उसकी। अब ये सत्ता में है इस समय, और सत्ता में होने के बाद इसके पास ताकत भी है, पैसा भी है। यह चुनाव आयोग से बोले कि ऐसा है, हमको ही जिता दो अगली बार, आपको हम 5 करोड़ रुपए देंगे। 5 करोड़, चुनाव आयुक्त कह रहे हैं 5 करोड़ मिलेंगे, सच में? कि हाँ बिल्कुल, कहीं ठीक है, आपको हम जिता देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दबाव हो गया, लालच। अगर कोई चुनाव आयोग ऐसा है कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं, आपने समझ क्या रखा है, हमको खरीद लोगे क्या? तब केजीपी के नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हमने आपको खरीद थोड़ी रह रहे हैं, हम तो आपको बस समझा रहे हैं कि हमको जिता देना, नहीं तो सुबह को आप टहलने जाते हो तो सोच लेना कुछ भी हो सकता है। ये भी धमकी मिल गई। अब चुनाव आयोग डर गए इससे, ठीक। तो चुनाव आयोग डर गए कि भाई कुछ भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है। उसके बाद सरकार ने बोला कि सोच लो,
हम आपको पद से हटवा देंगे, हम पद पर नहीं रहने देंगे आपको, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अब आप इससे भी नहीं डरे तो ठीक है, हम आपकी सैलरी कम कर देंगे, सैलरी कम कर देंगे। अब बताओ, तो ये कितने प्रकार के हो गए? तो लालच हो गया, भय हो गया, पद का भय हो गया, सैलरी कम करने का भय हो गया, तमाम तरीके के भय हुए हैं। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव कराएगा पूरे देश में, वह पावरफुल लोगों से डर सकता है। तो जब पावरफुल लोगों डर जाएगा तो क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्र रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तब क्या किया जाए? तब इसका भी इलाज संविधान सभा ने हमारी ढूंढी कि किस प्रकार निर्वाचन आयोग को हम स्वतंत्र रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, ताकि वो डिगे ना अपने दायित्वों से। तब हम संविधान सभा ने कई एक प्रयास किए हैं, लिखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और लिखा है कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ स्वतंत्र मशीनरी तो है, हमारे पास चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, तो वह कई डिपार्टमेंट्स के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करता है। इसके लिए अनुच्छेद 324 है संविधान का। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यह आपकी संविधान की किताब है, ठीक है। इस संविधान की किताब में अध्याय दिए हुए हैं, अध्याय कई सारे हैं, ठीक है। और उन अध्याय में से भाग भाग 15 पूरी तरीके से इलेक्शंस पर ही डेडिकेटेड है, इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। और उसी भाग 15 का जो पहला अनुच्छेद है, जिसका नंबर है 324, 324 पे इस बात को क्या बोलता है कि संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए, तथा किसके लिए? संसद और राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। ये जो निर्वाचक नामावली होती है, इसमें आप लोगों के वोटर लिस्ट होती है जो, ठीक है, तैयार कराने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन कैसे होंगे, उनका संचालन का अधीक्षण कि किस प्रकार संचालन किया जाएगा, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। यह सब काम कौन कराएगा? एक आयोग, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। प्रश्न आगे निर्वाचन आयोग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि निर्वाचन आयोग देश के या राष्ट्र के संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। उस आयोग को निर्वाचन आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो 3-4 चीजें आपको क्या पता चली? 24 में क्या कहा गया कि मतदाता सूची, जो आप देखते हो कि चुनाव के दौरान की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, तो ये पूरा तैयार कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। उन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, ये नया शब्द है, ठीक है, उनका वह, तो अधीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, किसी वरिष्ठ के अधीनस्थ कर्मचारियों से वरिष्ठ द्वारा काम लेना अधीक्षण कहलाता है। उसका निर्देशन और नियंत्रण, निर्देशन मतलब डायरेक्शन, उनको दिशा निर्देश देना, नियंत्रण, उन पर कंट्रोल रखना, यह एक अधिकार है, ठीक है। और संविधान, लिखा है निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका सौंपता है। कौन? संविधान। संविधान शक्ति देता है कि आखिरी डिसीजंस आपका ही है, आपके डिसीजंस को किसी कोर्ट वोर्ट में नहीं वो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, काउंटर नहीं किया जाएगा। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की। संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, प्रत्येक राज्य में, यूपी में, बिहार में, इन सब में, क्योंकि यह जो निर्वाचन आयोग है वो 2 सदस्य हो या 3 सदस्य, 3 लोग पूरे देश का चुनाव तो नहीं करा सकते, तो उनके प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होगा। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, प्रधानी है,
या वार्ड मेंबरी है, जैसे मेयर, महापौर के चुनाव बोलते हैं, यह कौन कराता है? यह राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग वह यह कराता है। यह भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या क्या कराता है? संसद के, विधानमंडलों के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। ठीक है। और संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा, ये दो चीज़ें होती हैं। तो एक, दो, तीन, और इसमें भी दो आ जाते हैं। कौन कौन से? एमएलए के और एमएलसी के। तो दो, दो, चार, पाँच और छः, छः चुनाव ये कराता है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर 9 में, जब हम स्थानीय सरकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तो होते हैं, देखो आ भी गया, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। इनका कार्य अलग अलग है। ठीक है, अपना दायरा भी होता है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। हिस्ट्री कैसी है? भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। इसमें एक सदस्य भी हो सकते हैं और बहुत सारे सदस्य भी हो सकते हैं। 1989 तक, 1989 तक, 1950 से लेकर 89 तक यह एक सदस्यीय था। ठीक है। और 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले इसे कितना कर दिया? दो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त कर दिया, और इसे कितना कर दिया? बहुसदस्यीय या तीन सदस्य हो गए थे इसमें। कब? 89 में। 89 तक एक रहा, 89 में कितना कर दिया? बहुसदस्यीय, तीन लोग बना दिए गए। ठीक है। और चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद फिर से उसे दो हटा के एक कर दिया गया। 1993 में फिर दो जोड़ दिए गए। ठीक है। अब निर्वाचन आयोग फिर से बहुसदस्यीय हो गया, और तब से यह बहुसदस्यीय ही बनाए हुए है। बहुसदस्यीय में तीन लोग आते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अलग, दो जो होते हैं बाकी वो अन्य निर्वाचन आयुक्त में आ जाते हैं। ठीक है। लिखा है शुरू शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर बहुत तरह तरह की शंकाएं थीं कि उनमें शक्ति किसको प्राप्त होगी, पहले नंबर का कौन होगा, दूसरे नंबर का कौन होगा, और इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को भी करना पड़ा। इस बात पर आम सहमति बनी कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई। पहले पहले एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां थीं, अब इसको तीन लोगों के हाथों में बांट दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे में शक्तियों का बंटवारा हो गया है, और इससे और ज़्यादा जवाबदेही हो गई है, क्योंकि करप्ट एक हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते एक साथ। दो करप्ट हो सकते हैं, एक तो बचा रहेगा। तो पता तो चलता है कि हाँ क्या स्थिति है उसके अंदर की। तो ऐसे में ये है। अब इसके थोड़ा काम बताए गए हैं। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जो हेड होता है, नंबर 1 का होता है, वह आयोग की अध्यक्षता करता है। वो चेयरपर्सन होता है, वह अध्यक्ष होता है उसका। ठीक है। लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, वह केवल अध्यक्षता करता है। बाकी और सारी चीज़ों में तीनों बराबर के ही हैं, और शक्तियाँ एक्स्ट्रा नहीं है। यह एक सामूहिक संस्था के रूप में सभी निर्णय लेती है। सामूहिक संस्था के रूप में सभी निर्णय लेती है। लिखा है मुख्य निर्वाचन आयोग तो अन्य चुनाव संबंधी सभी निर्णय में सभी लोगों की शक्तियां, तीनों की शक्तियां एक जैसी हैं, समान हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? बनता कौन है निर्वाचन आयोग में? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाती है। करता कौन है नियुक्ति इनकी? राष्ट्रपति। वह तो उनके साइन होंगे ही होंगे, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? परामर्श किसका होता है? मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का मतलब क्या हुआ? मंत्री परिषद होती है आपकी, यह जो आपकी सरकार होती है, मंत्रालय, या पूरी सरकार में बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी संस्था को मंत्री मंडल कहा जाता है। और मंत्रिमंडल में भी जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, यह जो मंत्रिमंडल होता है यह तो विशेष मंत्रियों का होता है, लेकिन जब सभी मंत्री एक साथ बैठते हैं तब उसे कहते हैं मंत्री परिषद। सभी मंत्रियों की जब बैठक होती है, सारे मंत्रालय के मंत्री जब आते हैं, छोटे बड़े सभी, और उसमें से ही जो मुख्य मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल बोलते हैं। लेकिन मंत्री परिषद जो सभी मंत्रियों की बैठक होती है, उसकी सिफारिश, उसके परामर्श पर ही किसी एक व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया जाता है, और उस पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो होगा वह मंत्री परिषद की इच्छा पर होता है, अर्थात मंत्री परिषद में कौन होता है? सरकार की इच्छा पर होता है। तो ये बात एक बात ध्यान रखना कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में किसका हाथ होता है? सरकार का। ठीक। यह संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में, प्रश्न आ सकता है मन में
कि जब सरकार ही अपने व्यक्ति को चुन रही है तो क्या हो सकता है? ऐसा होगा कि ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव क्या है कि इसके लिए भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी है। तो उन्होंने ये जो शंकाएं हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए सुझाव क्या दिया है कि ये जो नियुक्ति में एक ही व्यक्ति का आपने नाम परामर्श दे दिया, यह नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर इसके लिए भी आयोग बनना चाहिए और उस आयोग में 3-4 लोग बैठे हों, जिसमें सरकार भी हो, सरकार के अलावा एक विपक्ष का नेता भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, और साथ ही साथ मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, और साथ साथ जो आपकी पार्टी है, सत्तासीन पार्टी है, इन तीनों की सिफारिश हो। क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्ष का नेता है, तो उसको इसका पसंद का भी व्यक्ति भी तो होना चाहिए, इसकी पसंद का भी हो, उसकी तो ऐसे में एक बैलेंस बना रहेगा। और ये ईमानदार माने जाते हैं सीजेआई भारत के, ठीक। सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष भाई न्यायाधीश ही हो सकता है, तो ऐसे में इनका होना भी जरूरी है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। तो एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग बात बताई थी कि यदि सरकार उनके फेवर में निर्णय नहीं दे, सरकार उनको धमका रही, तो ये भी कह सकती है आपको पद से हटा सकते हैं। नहीं भाई, संविधान सुरक्षा दे रहा है उनको। क्या कह रहा है कि उन्होंने 6 वर्ष से पहले या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म हो, मान के चलो उनकी नियुक्ति 62 साल पे हुई, 3 साल बाद 65 साल के हो जाएंगे। अब वह नहीं 6 साल तक तो हम चुनाव आयुक्त रह सकते हैं, नहीं, जो चीज़ पहले आ जाएगी। मान लो 42 साल पे नियुक्ति हुई और 42 और 6 कितने हुए, 48, तो 48 साल पहले हो गए। तो जो पहले खत्म हो उस समय तक कार्यकाल पर वो बने रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता। क्या बोला? राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सरकार के हाथ ही कठपुतली होता है। तो राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री को कोई अपना निर्वाचन आयुक्त पसंद नहीं आया, तो राष्ट्रपति से कहेंगे हटा दो उसको, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी बात मानेंगे। तो क्या वो हटा सकते? नहीं हटा सकते। जब तक संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है, उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को भेजना होगा। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यह क्या होता है? यह क्या होता है? जब हम विधायिका पढ़ेंगे, विधायिका, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि यह बहुत टफ चीज़ होती है। यह क्या होता है कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में मान लो 100 सदस्य हैं, राज्यसभा में मान लो 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य। तो ऐसे में इन दोनों में 66 इधर से और 66 इधर से, जब तक लोग ओके नहीं कहेंगे, ठीक है, जब तक ओके नहीं कहेंगे तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता। तो एक बड़ी संख्या चाहिए इसके लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी इसमें और थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं कि उपस्थित और मतदान के 2/3 कुल बहुमत का 50%, ये सब कुछ चलता है। ये फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये टफ चीज़ है, कई लोगों को मनाना पड़ेगा संसद के, तब कहीं जाके निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है, ठीक। तो अगला क्या है इसमें? भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं। पहला काम क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में गलतियां ना हो। आपने देखा होगा SIR, BLO, वोट बनना, ये सब उसी के काम है, ठीक है। कोई जो जीवित हों वो छूट ना जाएं, मृत रह ना जाएं, तो मृतों को भी हटाना, ये सब कुछ समय समय पर संशोधन होता रहता है। दूसरी बात क्या है कि चुनावों का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है कि कब चुनाव होंगे और कैसे होंगे, कितने चरणों में होंगे, यह सब कुछ कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव की अधिघोषणा करता है कि कब चुनाव होंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि बताता है कि आज से नामांकन पर्चा भरना शुरू हो चुका है। मतदान किस डेट पर होगा, मतगणना कब होगी, 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, 1 दिन बाद होगी, और चुनाव परिणामों की घोषणा की परिणाम रिजल्ट कब आएंगे, ये सब कोई कौन कर रहा है? यह कर रहा है आपका निर्वाचन आयोग। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर। इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि प्रक्रिया बड़ी है,
इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, वह पूरे देश अथवा किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहां अभी माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, वहाँ अभी स्थिति अच्छी नहीं है, दंगे हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें की स्थिति है, तो ऐसे में वह चुनाव को आगे भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है कि सभी दलों को चुनावों के समय इस प्रकार का आचरण बनाना है कि आपका आचरण खराब नहीं होना चाहिए। तो वह आचार संहिता एक नियम लागू करता है कि यही सब कुछ करना है आपको, कोई ऐसा काम नहीं करना जो संहिता के खिलाफ हो। ठीक है, दूसरी बात, वह किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकते हैं। मान लो चुनाव के दौरान कोई धांधली हो गई, कोई करप्शन हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई, ये जानकारी पता चल गई कि नहीं वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, तब वो दोबारा वहाँ चुनाव कराएगा। ठीक है, यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरीके से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, दोबारा मतगणना भी कराई जा सकती है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। जैसे नया दल आपने बनाया, तो आप मान्यता लेने किसके पास जाओगे? ये थोड़ी ना कि मैंने आज से नया दल बना लिया, 4 5 8 10,000 लोग उसके जोड़ लिए और बोल दिए कि आज से हम राजनीतिक दल है। जब तक आप निर्वाचन आयोग के पास नहीं जाएंगे, वह आपको अलाउ नहीं करेगा, मान्यता नहीं दे देगा, तब तक आप राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको निर्वाचन आयोग के पास जाना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग ही इसे चुनाव चिन्ह देगा, जो उसकी इच्छा होगी। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय मतलब बहुसदस्यीय सीमित कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या काम करता है? उसके पास कर्मचारी तो है नहीं और पूरे देश में उसको चुनाव कराने, तब वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। ठीक है, सारे टीचर्स की, कई और डिपार्टमेंट, बैंक के लोग, सब लोगों की ड्यूटी लगती है। तो क्यों लगती है ये? उसके पास खुद के कर्मचारी नहीं है, तो अब ऐसे में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करता है वह। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। ध्यान रखना, एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक बार किसी की ड्यूटी लग गई है, एक बार एक डीएम उसके निर्वाचन अधिकारी बन चुके हैं, अब सरकार का उन अधिकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब डीएम, टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, वह पूरी की पूरी मशीनरी किसके नियंत्रण में आ गई है? निर्वाचन आयोग के। वह चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, वह चाहे तो कोई भी कार्य दे सकता है उनको, और उनको वह कार्य करने ही पड़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। डीएम साहब को दिए जाएंगे, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, सबको दिए जाते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। भाई ये नहीं कह सकते नहीं हम ये कार्य नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। वह इन अधिकारियों का तबादला तक कर सकता है। भाई निर्वाचन आयोग को लगता है कि यह जो अधिकारी है अपने क्षेत्र में इसका दबदबा है, हो सकता है निर्वाचन को प्रभावित कर सके, तब वह उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, या फिर ट्रांसफ़र किए हुए को रोक भी सकता है। और अगर उसने कार्य नहीं किया, कुछ पक्षपात किया है, तब उसको विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, सस्पेंड भी कर सकता है वह। ठीक है, अब आगे क्या है कि पिछले कुछ सालों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है कि इसकी सत्ता सबसे स्वतंत्र है या किसी से दबा हुआ नहीं है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्ष सुनिश्चितता करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। यह हमारा चुनाव आयोग ही है जिस पर हम सभी को यकीन है, भरोसा है। तो जब भी चुनाव आयोग रिजल्ट के डिक्लेयर करता है कि आज मान के चलो बीजेपी विन कर गई, जीत गई, कांग्रेस नहीं जीती है, हार गई, अब ऐसे में हमें और आपको और पार्टियों को इस निर्वाचन आयोग का पूरा भरोसा होता है कि इसने अपना कार्य निष्पक्षता से किया है। चुपचाप कांग्रेस पार्टी अपना हार स्वीकार करेगी, बीजेपी वो तो अपना जीती हुई है। मान के चलो रिजल्ट उल्टे होते हैं, कांग्रेस जीत जाती है और बीजेपी हार जाती है, मान लो, तब क्या है, हमें भी अब बीजेपी को भी पूरा भरोसा है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के ऊपर। तब बीजेपी उस हार को चुपचाप एक्सेप्ट करेगी, ठीक है अपनी हम हार मानते हैं, अब हम विपक्ष में बैठेंगे, और यह तो अपने जीती हुई है। यह हमारा भरोसा ही है कि हम बिना किसी आंदोलन के सत्ता का परिवर्तन होता है। एक बेहतर लोकतंत्र यही होता है कि आपका शासक बदले बिना किसी तमाशे के। जिन देशों में ऐसी स्थितियां बन रही हैं या बनती हैं कि जो पार्टी हार चुकी है वह अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं करती है, उसे लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और वह जो सत्ता का परिवर्तन है,
चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफ्रीका के या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो विपक्ष पार्टियां हैं या जो सत्तासीन पार्टियां यदि वे हार गई हैं तो ऐसे में वो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और वहाँ क्रांति स्थिति हो जाती है, हिंसा होने लगती है। तो हम एक सफल लोकतंत्र इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वह स्वतंत्र है और हम सबको उस पर यकीन है। ठीक है, उसने गरिमा बनाए रखी है अपनी और वह निष्पक्षता से सारे काम करता है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। लिखा है कि जरूरी नहीं है कि संविधान के द्वारा ही परिवर्तन हो तभी हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है, हम खुद से ही परिवर्तन कर सकते हैं। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि संविधान ने उसकी सुरक्षा बढ़ाई है, ठीक है, बल्कि निर्वाचन आयोग ने उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। उसने अपना कार्य और ईमानदारी और बहुत तटस्थता के साथ और प्रभावशाली तरीके से करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा स्वतंत्र जो निर्वाचन आयोग है वह स्वतंत्र है। 1951-52 पहली लोकसभा चुनाव के बाद के 16 चुनाव हो चुके हैं। अब तो किताबें पुरानी है तो 17 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और ये सब चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए हैं। 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था। कारण क्या था कि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये भी एक समय आया था। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक और अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा था। 2002 में गोधरा कांड हुआ था जो सांप्रदायिक दंगों के भेंट चढ़ा था पूरा का पूरा राज्य। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। तो उसमें क्या किया गया, फिर भी उसने चुनाव कराए बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा के चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया कि ठीक है, अभी नहीं है ना, अभी हिंसा हो रही है, अभी माहौल सही नहीं है, हम कुछ दिनों बात करें, कराए जरूर। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जब यह बात पहुंची तब उसने भी कहा ठीक ही कराया, ठीक ही किया हमारे चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था। तो लिखा है आगे आपका टॉपिक बदल जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो टॉपिक था यहीं तक था। इसमें छोटी सी मैं आपको जानकारी देता हूं कि अब तक के भारत के इतिहास के सबसे मजबूत, जो मेरे भी खुद के फेवरेट हैं, वो हैं टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन ये जो हमारे माननीय आदरणीय जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, और यह अब तक के इतिहास के सबसे बोल्ड, सबसे निष्पक्ष, तटस्थ, गंभीर और न डरने वाले ये चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनसे बेहतर अभी तक कोई भी आयुक्त नहीं हुआ है। सबसे तटस्थ और निष्पक्ष टी.एन. शेषन हो गए। इनसे सीखने की आवश्यकता है आने वाले सभी चुनाव आयुक्तों को। तो यह था आपके चुनाव आयोग। तो अब तक आपने क्या देखा, आपने इस पूरी प्रक्रिया में पहली बात आपने देखी कि चुनाव कहाँ गया, ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। उसके बाद आपने देखा स्वतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कौन वोट देगा और कौन वोट लेगा, मतलब चुनाव कौन लड़ेगा। उसके बाद आपने देखा कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता तब तक किसी भी देश की डेमोक्रेसी ठहर नहीं सकती। कई ऐसे देश हुए जिन्होंने लोकतंत्र स्थापित तो किया लेकिन बनाए नहीं रख पाए। उसका रीज़न क्या था, उनका चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं था, जनता को उसमें यकीन ही नहीं था। ठीक, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे जब से बना है धूमधाम से काम कर रहा है और ईश्वर करे भारत माता का यह जो कार्य है वो हमेशा ऐसा ही चलता रहे। और उसके बाद हमने कई एक ऐसे उदाहरण देखे जब चुनाव आयोग का कार्य काफ़ी कठिन था लेकिन फिर भी उसने असम, जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में चुनाव करा के दिखा दिया कि हमारा चुनाव आयोग विषम परिस्थितियों में चुनाव कर सकता है और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जहां चुनाव को रोका जा सके।
1991 में ऐसा एक समय आया जब उन्होंने बीच में ही चुनाव रोक दिया। 2002 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि उन्होंने कुछ समय के बाद चुनाव कराए। तो हमारे जो चुनाव हैं, चुनाव आयोग है, वो बोल्ड डिसीजंस भी ले सकता है। लिखा है, ये जो एक कार्टून है, कार्टून क्या कह रहा है कि सावधान, चुनाव जितना मुश्किल काम होने वाला है, अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान और कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। नेता लोग कभी नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग बहुत ताकतवर हो। चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग एक ताकतवर होगा तो नेता डर के रहेंगे उससे, नेता अनुशासित रहेंगे, भाषा की मर्यादा को लांघेंगे नहीं। और यही तो है, नेता लोग डर रहे हैं। टीएन शेषन के बारे में एक छोटी सी एक मुहावरा चलता है कि टीएन शेषन बोलते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ, मतलब नेताओं के करियर को खाता हूँ। ठीक, और इन्हीं की देन है कि जो वोटर आईडी पर फोटो लग कर आते हैं, इन्हीं की देन है ये। तो चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहता है। नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं, वे कह रहे हैं कि अब हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेता चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या यह ऐसी लोकतंत्र के लिए अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है, 100% अच्छी है। नेताओं को चुनाव आयोग से डरना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उससे उसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है और आप उसके आचरण के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। कुछ ऐसी आज के समय में नेता ऐसी भाषा या ऐसे कार्य करने पर अपनी तरफ को ज़्यादा देखते हैं कि अपनी भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंसात्मक भाषण देते हैं, कई एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ आज के समय में नेता लोग करते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में हमने इतना देखा, और चैप्टर 3 की आखिरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जिसमें हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे। क्या चुनावों में किसी प्रकार का सुधार अपेक्षित है, और उसके बाद हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वो अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अब अधिक हो चुका है। और आपका दिमाग पेट की तरह ही होता है कि उतना ही खाता है जितना भूख होती है। फ़िलहाल आपने ओवर खा लिया है अपने दिमाग के हिसाब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, लाभान्वित होते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।